नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में बात होगी पूर्वांचल का किंग कौन। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले पूर्वांचल जो लगातार बीजेपी के लिए चुनौती बना रहा है, वहां पर बीजेपी गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी वहां गठबंधन की सियासत भी कर रही है। उनके पास तीन तीन गठबंधन के साथी हैं। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल। क्या राजभर, निषाद और अनुप्रिया अखिलेश की गैर यादव ओबीसी पॉलिटिक्स के कार्ड बनेंगे? क्या वो पीडीए की कार्ड साबित होंगे? आज इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर आपका। जी रजत जी। पहला सवाल, ओम प्रकाश राजभर आजकल बहुत ही कायदे से पोस्ट लिखने लगे हैं। कोई एजेंसी हायर कर ली है? क्या हुआ है? बड़ा बदला बदला तेवर नजर आ रहा है ओम प्रकाश राजभर का। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ही क्यों, जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है और ये जो ट्विटर है राजनीति का एक बड़ा केंद्र बन गया है, तब से जितने बड़े छोटे नेता हैं सब के सब वो सोशल मीडिया को चलाने के लिए एजेंसीज या इंडिविजुअल्स को हायर करते हैं। मुख्यमंत्री के पास सबसे बड़ा पैराफर्नेलिया है सोशल मीडिया का, बहुत बड़ा, सैकड़ों लोग हैं। डिप्टी सीएम जो दोनों हैं उन लोगों के पास बड़ा सिस्टम है, मतलब कि सोशल मीडिया पे लगातार सक्रिय रहने का सारे मंत्रियों के पास है। तो ओम प्रकाश राजभर भी, वो ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे जो बनारस में टेम्पो चलाते थे। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी उनको याद दिलाया था लोगों के बीच में। तो अब वो टेम्पो चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले ओम प्रकाश राजभर तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग उनके अंतर्गत आते हैं जी। और पूर्वांचल की एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। राजभर समाज के सबसे बड़े नेता हैं। राजभर समाज ऐसा है जो मध्य उत्तर प्रदेश के बाद खास तौर से पूर्वांचल में कोई जिला, कोई तहसील, कोई मंडल और विकास क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ के ज्यादातर गांवों में राजभर समाज के सदस्य न हों। उनका बड़ा समर्थन है, तो ट्विटर पे भी एक्टिव हैं। और बाकी ओम प्रकाश राजभर की जो सियासत है उसकी सबसे बड़ी तासीर ही है उनका अपना अंदाज, उनके अपने बयान, जो बहुत बार बड़े बड़े पॉलिटिकोज को, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को असहज कर देते हैं। जहां भी रहते हैं बिंदास बोलते हैं, कभी कभी इतना नियंत्रणहीन बोल देते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है। और आज देखिए, ओम प्रकाश राजभर पर आप चर्चा कर रहे हैं जी। और आज ही भारत के एक बड़े मशहूर शायर बिल्कुल। बशीर बद्र जी का निधन हो गया है। बशीर बद्र जी का एक बड़ा मशहूर और मारूफ शेर था जो खाली हिंदुस्तान नहीं, सरहदों के पार भी बहुत जिसको तारीफ मिली, जिसका बड़ा शोर रहा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन एक गुंजाइश रहे। कुछ ऐसा मतलब था ना कि दुश्मनी जम दुश्मनी के करो कि जमकर करे गुंजाइश रहे कि कि। ताकि फिर भी एक गुंजाइश रहे कि जब हम दोबारा मिलें तो फिर शर्मिंदा ना हो, इस प्रकार का कोई मतलब है। जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बशीर बद्र की बात नहीं मानते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। वो जब जहां जिसके साथ रहते हैं पूरी ताकत से खड़े रहते हैं और जो विरोधी पक्ष होता है उसके लिए कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि समाज, आम जन, वो शर्मिंदा हो जाते हैं। और ओम प्रकाश राजभर अपनी सियासत करते रहते हैं, उनका अपना अंदाज है। क्योंकि पब्लिक में एक्सेप्टेंस है, एक बड़े समाज के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उनके 100 गुना माफ। तो यही चल रहा है आजकल, सही कहा आपने।
अपने पुराने दोस्त समाजवादी अखिलेश। पार्टी के मुखिया हाँ। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर फिलहाल काफी मेहरबान हैं, बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। लेकिन फिर भूल जाते हैं कि सियासत है। अरे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में मंत्री थे, जी। उसको छोड़ करके वहां गए थे, और जब वहां गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल मऊ में किया था वो तो कोई सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता। हम्म। असामान्य व्यक्तित्व ही इस तरह के गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। और आज फिर अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव की बिरादरी के लिए हम्म। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं वही बशीर बद्र साहब का शेर कि जब दोबारा कभी दोस्त बनने की नौबत आए तो शर्मिंदा ना तो हो। फिर शर्मिंदा ना हो। लेकिन ये सियासत है जहां शर्मिंदगी के लोग पीछे छोड़ देते हैं, जी। शर्मिंदा नहीं होते हैं। देखिए जी रजत। वो लाइन जो है वो मैं पढ़ देता हूँ कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये तो एक मारक लाइन है और ओम प्रकाश राजभर पर बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन एक सवाल ये है मेरा, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव है, लेकिन बीते दिनों उन्होंने एक और घोषणा की थी कि वो अपनी सीट छोड़कर आजमगढ़ के अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे। आपका अपना गृह जनपद जौनपुर है, बगल में गाजीपुर है, उसके बगल में आजमगढ़ है। गाजीपुर से वो लगातार जीतते रहे, वो सियासत करते रहने वाले, वो बनारस के हैं। और ये भी कहते रहे कि अंसारी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अंसारी भी कहते हैं कि मेरे बिना राजभर की, राजभर की मेरे बिना चलेगी नहीं। उनके दोस्त ब्रजेश सिंह हैं। लेकिन गाजीपुर छोड़ के आजमगढ़ जाना, क्या ओम प्रकाश राजभर को इस बात का भी खतरा लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनको वोट ट्रांसफर नहीं हुआ बीजेपी का, क्या उसकी भी गुंजाइश उनको दिख रही है? क्योंकि ये देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोटर उनके साथ नहीं गया। देखिए, एक बात अभी आपने कही कि हाँ मैं जौनपुर का हूँ, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस सब हमसे सटे हुए जनपद हैं। श्रीमान जी आप भी जौनपुर के हैं, और आप जी। याद कीजिए कि हम लोग इस विषय पर एक बार चर्चा कर चुके हैं। जी। कुछ समय पहले जब एक खबर आई थी कि ओम प्रकाश अपनी जहूराबाद की सीट छोड़ करके आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पे जाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सीट पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के एक और एलआई यानी निषाद पार्टी के पास थी। संजय निषाद। डॉक्टर संजय निषाद की जो निषाद पार्टी है, हम्म। उसी की उसके पास थी। तो ये थोड़ा असहज सी बात तो लग रही थी। दो बातें आपने की, तो मैं दोनों को उत्तर देता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ट्रांसफर इनको नहीं हुआ। आपको याद होगा कि 2019 का ही वो साल था हम्म। जब लोकसभा के चुनाव थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए माँ बहन के शब्दों का इस्तेमाल राजभर जी ने किया था। हम्म। तो ये सब ऐसी बातें होती हैं जो जो कमिटेड वर्कर्स होते हैं एक डिसिप्लिन पार्टी के, जो बरसों बरस उस पार्टी में सक्रिय रहते हैं, वो भूलते नहीं इन बातों को। इन्होंने तो मेरी माँ बहन की गाली थी, लिटरली माँ बहन की गाली थी, आपको याद हो गया होगा। हम लोग उसका अ, उच्चारण यहाँ नहीं कर सकते हैं। एक बात तो ये थी। दूसरी बात, उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के चुनाव में तो ये फिर उनके बगलगीर थे, उनके साथ थे, सपा के श्रीमान साथ थे। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो ये सब बहुत नजदीक की घटी हुई घटनाएं थी। इनका जो पाला बदल था हम्म। बहुत अल्प समय पहले हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ये सब चीजों को दूसरे हिसाब से लेते हैं। तो बहुत जगह कंफ्यूजन भी था कि अभी 6 महीना पहले, 3 महीना पहले तो साहब इनकी जय जय कर रहे थे, तब कैसे दिया जाए। तो इसका नुकसान तो उनको जरूर हुआ होगा। हुआ होगा क्या, हुआ है। बाकी जो सीट बदलने की बात है, तो
जहूराबाद की सीट जिन परिस्थितियों में जीती थी ओम प्रकाश राजभर ने, हम्म। वो परिस्थितियां जुदा थी। वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। समाजवादी पार्टी का कमिटेड वोटर उनके साथ था, उसने उनको वोट दिया। अब जहूराबाद से लड़के जीतना ये बड़ा मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। वहां का जो सामाजिक समीकरण है जहूराबाद का, वो अब ओम प्रकाश राजभर को सूट नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है, ओम प्रकाश राजभर कोई ऐसी सीट जरूर तलाशेंगे जहां से वो परिस्थितियां उनके अनुकूल बने, जातिगत समीकरण उनके अनुकूल बने और वो सीट जीत सकें। पार्टी कितना जीतती है ये सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन पार्टी का नेता जरूर जीते, यह सुनिश्चित करना तो मेरे ख्याल में प्राथमिक होता है। और ओम प्रकाश राजभर भी आ, इन्हीं स्थितियों के उधेड़ बुन में, गुणागणित में हैं। तो उनको एक सेफ सीट चाहिए जहां भाजपा के पक्ष का वातावरण हो, जहां उनके जाति के मतदाताओं की संख्या ठीक हो, वो निर्विघ्न चुनाव जीत सके। और उनके दल के जो दूसरे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर चुनाव आते ही अपना हिसाब किताब बनाने लगते हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए, हम हम्म। यहाँ यहाँ लड़ेंगे। बहुत पहले से उस पर पूरी स्टडी उनकी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, दर्जनों सीटें हो सकती हैं जहां उनको जा करके चुनाव प्रचार करना पड़े अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। तो ये तभी संभव है जब उनकी अपनी खुद की सीट मजबूत हालत में हो, कि एक दिन आए, 2 दिन आए, 5 दिन आए, काम चल गया। ऐसा ना हो खुद लटक जाए तो दिक्कत होगी। तो खुद न लटके, खुद का मार्ग प्रशस्त रहे, निष्कंटक रहे, इसलिए वो एक सेफ सीट जरूर ढूंढ रहे हैं। वो सीट अतरौलिया भी हो सकती है, वो सीट कोई और हो सकती है, लेकिन जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड पुराना रहा है, आपने देखा होगा हम्म। कि गाजीपुर और आजमगढ़ दो ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। जी। खाता ही नहीं खुला था, यानी बोहनी ही नहीं हुई थी। महाबाईस में सुपड़ा साफ। चोपड़ा साफ था इन दोनों जिलों में 100%। मतलब एक तरीके से भाजपा के लिए ब्लैकआउट था। हम्म। तो अतरौलिया सीट थोड़ा कंफर्टेबल तो रहेगी, हालांकि वहां निषाद पार्टी भी इसी उम्मीद के साथ गई थी, एक मजबूत दमदार कैंडिडेट भी वहां दिया था। लेकिन अब ये तो चुनाव के समय की परिस्थितियां होती हैं। तो कहीं न कहीं से ओम प्रकाश राजभर को थोड़ा सुलभ सीट लगी होगी अतरौलिया, इसलिए अतरौलिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अतरौलिया ही लड़े जरूरी नहीं है। जी। ये भी संभावना है अभी भी कि पाला पलटा जा सकता है। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये हम लोग उत्तर प्रदेश में खास तौर से लंबे अरसे से देखते आए हैं। आज शाम तक पता लगा किसी पार्टी के बड़े नेता का बयान उसकी पार्टी के लिए है, अगले दिन दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, फूलमाला लेके लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने कई ऐसे बयानों पे डिबेट किया है, जो दोपहर बाद तीसरे पहर बयान आए, शाम को हम लोगों ने डिबेट किया, तमाम तर्क दिए गए, आरोप प्रत्यारोप हुए प्रवक्ताओं के। अगले दिन सवेरे पाला पलट गया। तो पाला तो कोई पलट सकता है, लेकिन यहाँ मुझे इस बात के आसार नजर नहीं आते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर जाने में कोई फायदा नहीं देख रहे होंगे ओम प्रकाश राजभर। वैसे भी आपको बता दें, जी। 2024 के परिणाम बेशक अखिलेश यादव के पक्ष में थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी चोट मिली थी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसको मैं आपसे हमेशा चर्चा में भाजपा हम्म। का कमाऊ पूत कहता हूं, कि दूसरे राज्यों की डेफिसिट को उत्तर प्रदेश से एक एज मिलती है।
उसकी भरपाई मिलती है उत्तर प्रदेश से, और उसी उत्तर प्रदेश ने 2024 में माहौल खराब कर दिया। परंतु बंगाल और असम जैसे राज्यों में जीत के बाद, और उसके पहले कुछ राज्यों में हरियाणा और बिहार। अ, जी महाराष्ट्र, हाँ, और बिहार की जीत के बाद एक माहौल जो बना है, उसका साइकोलॉजिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यानी 2024 के बाद की जो स्थितियां थी, जिस पे हम लोग बहुत बार चर्चा कर रहे थे, और हम्म। मेरा लगातार कहना था कि 2027 की लड़ाई बड़ी तगड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी नई रणनीति के साथ आना पड़ेगा, पीडीए की कोई काट बहुत प्रॉपर तरीके की सोचनी पड़ेगी। क्योंकि 2022 में पीडीए से मेरा मतलब सीधे सीधे आप समझिए अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई, जो 2022 में शुरू की थी अखिलेश ने, हम्म। आशातीत परिणाम नहीं मिले, 24 में वो क्लिक कर गई। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आना पड़ेगा। वो लोग हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा करते थे। जी। पर अब जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, तो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। तो ऐसे सूरत में ओम प्रकाश राजभर सोच भी नहीं सकते हैं। और चूंकि अब चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी है, हम्म। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि चुनाव समय के पहले हो सकते हैं। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक आकलन किया है अपना, ऐसा बताया जाता है जी। कि वो समय के पहले चुनाव करके और चुनाव जीत करके तीसरी बार सरकार बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं। हम्म। तो ये भी हो सकता है। तो वक्त कम है, इतने कम वक्त में अब ओम प्रकाश राजभर के लिए कोई चांस भी इस तरीके का नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, उनको मुगलों का और अंग्रेजों का सिपाही यादवों को बता रहे हैं। यादव जाति पर लगातार लगातार कठोर हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर जितने हमले कर रहे हैं, उससे ज्यादा यादव जाति पर कर रहे हैं। तो हम्म। ऐसी सूरत में जो पाला बदल वाला आपका अंदाजा है, या आपने जो जिक्र किया, जिसकी संभावना पर तलाशने की कोशिश आपने की, मुझे नजर नहीं आती इस तरह की संभावना। और रहेंगे वो इन्हीं के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनके एक भैया हैं जिन्हें वो आजकल भैया कहते हैं, मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद, उनको लेकर चर्चा रहती है हेमंत जी की कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर में हैं। उनके बयान, जिस तरीके से बीते दिनों वो रोए, मंच पर रोए और अपने समाज को लेकर कि इसी सरकार में हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या संजय निषाद को लेकर कोई संभावना है, कोई बातचीत, कोई बैकडोर बातचीत चल रही है दूसरी तरफ? दूर दूर तक नहीं, कतई नहीं। अपनी पीड़ा व्यक्त करने के उनके तमाम कारण हैं। कारण है कि उनका कमिटमेंट अपने मछुआरा समाज, जिसमें विभिन्न उपजातियां आती हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो रहा है, उस पर आशातीत प्रयास न हो पाने का कष्ट उनको है। और ये बात वो खाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही नहीं, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी लगातार करते आ रहे हैं कि हमारे समाज की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे ठोस काम होने चाहिए जो जमीन पर दिखाई पड़े। तो इसीलिए तो आज इस पूरी बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं, जो मछुआरा कश्यप बिंद समाज है, उसके सबसे बड़े नेता हैं। हम्म। और आज भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इस समाज में ज्यादातर स्थानों पर है। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी से उनके जो रिश्ते हैं, जो अलायंस है, जो दोस्ताना है, उसके पीछे भी यही बड़ी वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश में अपने पांव पसारने और अपने पांव को मजबूत करने के लिए जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं, उन पर भरोसा जताया है, उनको साथ रखा है। चाहे वो अपना दल हो या निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, इसलिए उन्होंने रखा है। लेकिन
एक कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसा है हम्म। कि निषाद बिरादरी जो होती है या उसकी जो उपजातियां होती हैं, उनका एक बहुत नेचुरल सा लगाव वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहता है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर, उनका एक बुनियादी झुकाव हमेशा बहुत बरसों से रहता रहा है। हम्म। और इसके पीछे एक बड़ी वजह थे, बड़े लोध नेता, लोध बिरादरी से आते थे नेता, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े थे, स्वर्गीय कल्याण सिंह। तो हम्म। कल्याण सिंह का बड़ा प्रभाव रहा है ये जो निषाद जाति और उसकी जो अन्य उपजातियां हैं उस पर। तो जब संजय निषाद कहीं और थे या कोई इनकी पहचान नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बिरादरी के अधिकांश वोट, मतलब एक लायन शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। हम्म। एक कि आखिरी। जी। समाजवादी, हाँ जी जी जी। मैं कह रहा हूँ एक आखिरी सवाल है, चूंकि हम निषाद की बात कर चुके हैं, चल चलते एक तीसरे पार्टनर हैं उनकी भी जानकारी ले लेते हैं आपसे। बहुत गहमा गहमी रही मुख्यमंत्री के अधिकारियों के खिलाफ। आशीष पटेल ने बहुत कुछ कहा, अनुप्रिया पटेल ने अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले, वो बहुत शांत हैं। मिर्ज़ापुर में एक लोकसभा सीट वो हार भी गई, एक ही सांसद हैं। अपना दल एस को लेकर क्या चल रही है? क्या वो ज़्यादा सीटों की बार्गेनिंग कर रहे हैं, वेट एंड वॉच में है? वहाँ क्या सियासत चल रही है अभी? देखिए जब अलायंस की राजनीति होती है तो सीट को लेकर के बार्गेनिंग तो हर कोई कर, सीट पाने वाला भी करता है, 12 सीट पाने वाला भी करता है, और 1.5 दर्जन पाने वाला भी करता है, सब करते हैं बार्गेनिंग तो। डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये सब करते हैं। और लेकिन बार्गेनिंग को लेकर के अपना दल का रिकॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा चर्चा में रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, जी। इनके पास बहुत ज्यादा मजबूत विकल्प नहीं है। हम्म। इनको जो आनंद, जो सुख, जो सत्ता, जो राजनीतिक लाभ हम्म। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहा है, वो साहब कहाँ मिलेगा, किसके साथ मिलेगा? अखिलेश यादव के पास तो कोई सत्ता भी नहीं है। और ये लोग, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे आशीष पटेल हो, चाहे उनकी पार्टी हो, ये लोग विगत कई वर्षों से सत्ता सत्ता के अभ्यस्त हो चुके हैं। आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जी। अनुप्रिया पटेल भारत सरकार में लगातार राज्य मंत्री हैं। जब 2 सांसद उनके होते थे तो भी राज्य मंत्री, जब एक सांसद अकेली सांसद हैं तो भी राज्य मंत्री हैं। बड़े बड़े बंगले मिले हुए हैं, ये और कहाँ मिलेगा? अखिलेश यादव को भरोसा नहीं उनको, उनके दृष्टि में हम्म। तो सत्ता में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कब आएंगे या कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सत्ता से च्युत होने का वो दंश जो है, वो स्वयं क्यों अपने उसका आमंत्रण दें? वो आराम से सत्ता में है, सीटें उनको मिल जाती हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जहां कुर्मी वोटों के लिए हम्म। भारतीय जनता पार्टी को आ, अपना दल इसकी आउटसोर्सिंग पर डिपेंड रहना पड़ता है। हम्म। कई जिले ऐसे हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से हम्म। बड़े कद्दावर कुर्मी नेता रहे हैं, लेकिन कुर्मियों की राजनीति और कुर्मियों का जो वोटिंग पैटर्न है रजत जी, जी। वो बड़ा अलग किस्म का है। वो मतलब किश्तवार उनका मामला बनता है। जैसे 4 जिलों का कुर्मी नेता कोई और, 5 जिलों का कुर्मी नेता कोई और, 6 जिलों का कुर्मी नेता कोई और, 2 जिलों का कुर्मी नेता कोई और। आप सोचिए, ओम प्रकाश सिंह और विनय कटियार जैसे कुर्मी बिरादरी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी। आज भी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। जी। स्वतंत्र देव सिंह इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। हम्म। राकेश सचान एक कैबिनेट मंत्री उनको बना रखा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते से आए हैं।
तो कुर्मियों को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी वोटों के लिए अपना दल एस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उनका भी लाभ है, उनका भी लाभ है। जब दोनों हाथों को लाभ ही लाभ है तो एक दूसरे के साथ क्यों छोड़ना कोई चाहेगा। जहां तक सीट बार्गेनिंग का सवाल है, तो मैंने जैसा कहा, अक्सर कहता हूं, आगे भी लगता है कहता ही रहूंगा कि गठबंधन की राजनीति में सीट की बार्गेनिंग एक बड़ा कारक बन गया है, एक तरीके की अनिवार्यता बन गई है, एक तरीके का, एक आप समझें कि चलन बन गया है। हर आदमी जो 4-5 सीट लड़ने की जिसकी औकात नहीं होगी, 15 सीट से बात शुरू करेगा। हाँ, जिसकी 1 दर्जन की हैसियत है वो कहेगा हमको 40 सीट चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, ये कोई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है। पता लगा कांग्रेस के कुल 2 विधायक हैं, और कांग्रेस का जब समझौते की बात आती है समाजवादी पार्टी से, तो 70 सीट से 80 सीट से शुरू होते हैं, उसके बाद 10, 12, 18 तक गिर जाते हैं। तो ये तो हर जगह है, सीट बार्गेनिंग का फॉर्मूला सत्ता पक्ष में भी चलता है, विपक्ष में भी चलता है। सत्ता पक्ष में गुंजाइश थोड़ी कम रहती है, फर्क खाली इतना है। जी जी, तो ये हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से पूर्वांचल के जो 3 साथी हैं बीजेपी के, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी अगली रणनीति क्या होगी, और बता रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी। तो हेमंत जी, बहुत बहुत आभार आपका, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।